गोवा जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके सास ससुर ने और उसके पति ने उसको जबरदस्ती गोवा लेकर जाए गए। उसकी गोवा जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके सास ससुर ने और उसके पति ने उसको जबरदस्ती गोवा लेकर जाए गए। अब उसकी 26 अप्रैल को मैरिज एनिवर्सरी थी। पहली में उसने अपने पति से कहा कि जी हम अपनी जो एनिवर्सरी है वो यहीं मना लेंगे, मेरे परिवार से भी हो जाएंगे और आपके परिवार से भी हो जाएंगे, तो यहीं एंजॉय कर लेंगे। लेकिन उसके सास ससुर ने कहा नहीं, हमने आपकी गोवा की टिकट करा दी है और आप जो गोवा जाओ दोनों। अब हमें नहीं पता उसका मुखौटा नकली था या असली था। उसने हमारे से बात करी है, लेकिन हमने उसके मुखौटे का हमें पता नहीं लग रहा था कि उसके मतलब वो जो बातचीत कर रही है वो खुशी मन से कर रही है या किस उससे कर रही है। उससे हमारी बात हो रही थी। 28 तारीख की रात को सुबह हमारे उसके लड़की के ससुर का फ़ोन आता है मेरे पास 2:15 बजे कि आपकी लड़की बहुत बीमार है, सीरियस हालत है उसकी, और आप मेरे पास आ जाओ आरपीएस सवाना में। मैंने कहा गुप्ता जी मैं आपके पास कैसे आ जाऊं, मेरे पास तो कोई सवारी का भी साधन नहीं है। उन्होंने कैसे भी करो आप मेरे पास आ जाओ। हम दोनों मियाँ बीवी रात को 29 की रेड लाइट से 3 व्हीलर पकड़ के आरपीएस में पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही वहां से किसी का फोन आया उनके मिलने वालों का कि भी निधि एक्सपायर हो गई, निधि की डेथ हो गई। मेरी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि मैं ज़्यादा ट्रेवल कर सकूं, क्योंकि मेरा बैकबोन का 10 साल पहले ऑपरेशन हो चुका है और मेरी बीवी कैंसर से पीड़ित है। उसका ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ था पिछले साल, उसको 1 साल हुआ है, उसकी कीमो चल रही है हर तीसरे हफ्ते। फिर भी मैंने उनके साथ गोवा जाने की हाँ कर ली और हम गोवा पहुंच गए तीनों। जो उस हॉस्पिटल का और होटल में जिसमें वो रुके हुए थे, वहाँ का जो थाना था, हम उसमें पहुँचे, वहाँ के अधिकारी से मिले। उनके अधिकारी ने कही जी आपकी बेटी की डेड बॉडी का मैसेज जो है हमें 4 बजे मिला है और आपकी बेटी की डेड बॉडी जो है वो मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखी हुई है। उन्होंने हमें कोई कारण नहीं बताया, उन्होंने तो सिर्फ ये बताया कि 4 बजे लड़का उस लड़की को लेके हॉस्पिटल पहुंचा है। वहाँ के डॉक्टरों ने उनसे कहा कि भी ये तो इसकी डेथ हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं है। उस लड़के का हमें पता नहीं कि वो लड़का फिर कहाँ गया है। ना तो पुलिस ने अरेस्ट किया था उसको और ना ही वो उनकी कस्टडी में था। अधिकारी से बात करने के बाद हम बाहर निकले। दीपक व्यंगार जो हमारे यहाँ एसडीएम के रैंक के वो हैं ऑफिसर अधिकारी, वहाँ उनको डिप्टी कलेक्टर के नाम से बुलाया जाता है। वो आए, उनके साथ वो पुलिस अधिकारी भी थी जिनके अंडर में ये केस था। पहले दिन तो वो पुलिस अधिकारी ने हमारा बहुत सहयोग किया, लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद वो पुलिस अधिकारी हमारे से बात करने को भी तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जो भी कहना है डिप्टी कलेक्टर से कहिए, ये करेंगे जो भी करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। मन का सर आपने तो कहा था मेरे से कि भी हम आपकी कंप्लेंट कराएंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। उनका मुझे कोई पता नहीं है, आप कलेक्टर साहब से बात करिए। कलेक्टर साहब ने कहा कि भी आप आराम से बैठ जाओ, अभी मैं देखता हूं क्या करना क्या नहीं करना। उन्होंने हमें डेड बॉडी दिखाई। डेड बॉडी में हमें गले पे यहाँ काला निशान लगा हुआ था, नाक से उसकी से ब्लड गया हुआ था, एक होठ पे दांतों का निशान था, जो दांत गड़ा हुआ था उसके होठ पे, और उसकी नाक ये लाल सुर्ख पड़ी हुई थी और फूल रही थी उसकी नाक। निशान भी थे, हल्के हल्के निशान भी थे उसके, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये गला यहाँ से काला क्यों पड़ा हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपने आप ही हमारे से बगैर पूछे उसके केमिकल लगाया है, और केमिकल लगा के पंचनामा जब वो तैयार कर रहे थे तो उन्होंने 2 गवाह अपने गोवा के ही अपने पास रखे हैं। जो लड़के थे जो उनके साथ आए थे, उन्होंने पंचनामे के टाइम उनको ही गवाह बना के खड़ा किया। ठीक है, हमने पूछा जी ये निशान कैसे हैं, तो वो बोलते हैं जी लिक्विड है।
तो हमने बोला जी लिक्विड कैसे, अगर लिक्विड होता तो पूरा शरीर कटता था, सिर्फ नाक ही क्यों कटी? उसके चेहरे पे पूरा यहाँ पे रेड रेड मतलब ब्लड निशान था, नाक पे पूरा उसके नाक स्वेल थी, और ये नाक पूरी कटी हुई थी, मतलब हल्के हल्के उस पर लगी हुई चोट। लेफ्ट साइड से उसका होठ था वो भी उसका कटा हुआ था। उसके बाद उन्होंने पंचनामा किया। हमको क्या बोला गया था, जो एसओ थी उसने बोला था कि कल को जब वो आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आएंगे, तो तुम्हारी कंप्लेंट ली जाएगी। उन्होंने कंप्लेंट नहीं ली। फिर वो बोलते हैं पंच ये अपना पोस्टमार्टम होगा उसके बाद कंप्लेंट ली जाएगी। फिर भी कंप्लेंट नहीं, तो उन्होंने हमारा किसी भी तरीके से कोई भी सहयोग नहीं किया। ठीक है, उसने बाद में क्या बोलता है, मामा को बोलता है तुम कंप्लेंट मत करो, तुमको हम बॉडी दे देंगे, वो ऐसा बोलते हैं। तो फिर यहाँ के एसओ थे, उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने बोला उनको बोलो कि आप कंप्लेंट क्यों नहीं ले रहे हैं, या आप ये पोस्टमार्टम क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं अभी सीएम ऑफिस में मेल करता हूँ। तो वो खेल गए कि तुम हमें धमकी दे रहे हो, हाँ तुम हमें धमकी दे रहे हो, आप दूसरे स्टेट से आके हमें यहाँ पे धमकी दे रहे हो, हमारा काम हमारी तरीके से हम करेंगे। उन्होंने फिर उस लड़के को बुलाया, एकांश को, उसको खड़ा किया, उससे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में क्या पूछ रहे हैं, तुम्हारी राशि मिलाई थी क्या शादी से पहले? हाँ, तुम्हारी राशि मिलाई थी क्या? लड़की की कुछ वो थी क्या, चक्कर थे क्या लड़की के? ये सब कौन पूछता है? ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ये सवाल जवाब होते हैं लड़के के साथ। राशि पूछ रहे हैं वो उससे। उसके बाद उसको 1-1.5 घंटे उन्होंने सवाल जवाब किए। फिर पता चलता है जी पोस्टमार्टम हो गया। हमको तो पता भी नहीं पोस्टमार्टम कब स्टार्ट हुआ है, ना हमसे उन्होंने सिग्नेचर लिए कि तुम जी पोस्टमार्टम के लिए हमें सिग्नेचर करके दो। उन्होंने कोई सिग्नेचर कहीं पे हमसे लिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद पोस्टमार्टम हो गया, वो बोलते हैं जी पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आया। उन्होंने कुछ भी कारण नहीं बताया। जिस होटल में वो रुकी हुई थी, ना उस होटल में पुलिस वाले गए चेकिंग करने के लिए, ना उन्होंने सीसीटीवी चेक किया वहां पे, ना उन्होंने उस होटल को जाके चेक किया है। वो लड़का उस लड़की को क्या लेके गया था, उसको क्या पिलाया क्या खिलाया, उसने कुछ भी 1% भी कोई भी उन्होंने कुछ नहीं किया है वहां पे। ये डिप्टी कलेक्टर का ये उसका जवाब था कि यहाँ पे मुझे कुछ तुम्हारी ऊफ नहीं चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम्हें कंप्लेंट करनी है, चाहे तुम सीएम पे कर। वो रोजाना टॉर्चर करते थे, लड़का भी, लड़के की माँ भी और लड़के की बहन भी। जॉब वगैरह करती थी कहीं? लड़की जॉब करती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भी हम फिलहाल जॉब नहीं कराएंगे, उसके 2-3 महीने बाद देखेंगे। उस टाइम हमने उसको जॉब उसकी छुड़वा दी थी कि चलो बेटा कोई बात नहीं है, 2-3 महीने बाद आप जॉब कर लेना। लेकिन उन्होंने तो उसको घर की नौकरानी बना दिया। ये उसकी डायरी है, ये हमें उसके जाने के 2 दिन बाद हमने ये खोल के देखी थी। हाँ, ये हमें देखी गई है। उसने पूरा अपना सच जो भी उसके साथ हुआ है सब उसने लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, उसका पूरा इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है ना कि हमको बॉडी तक नहीं दी उन लोगों ने। हम लोग को बॉडी तक नहीं दी, बॉडी भी उन लोग को दे दी। उसके बाद वो लड़का वहां बेहोश होकर गिर जाता है जी। ठीक है, बेहोश होकर गिरता है, उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उठ के आता है, उसको बोलता है इसको जाके एडमिट कर दो। फिर उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को वहां पे बुला लिया। वो लोग वहीं पे सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग को ये डर था कि अगर हम बॉडी यहाँ पे लेके आएंगे तो ये लोग यहाँ पे यहाँ की गवर्नमेंट से पोस्टमार्टम दोबारा कराने के लिए बोलेंगे। तो उन्होंने बॉडी भी वो लेके नहीं आ रहे, वहीं पे उसको वो लोग उसका कर रहे हैं। और 2 दिन से हम लोग को यहाँ पे आके 2 दिन हो गया है, 2 दिन से उन्होंने बॉडी को अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया है। वो मोर्चरी में ही पड़ी हुई है। 5 दिन बॉडी को हो चुके हैं, 5 दिन से वो बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है, क्योंकि उनको ये पता था कि फरीदाबाद में अगर बॉडी आई तो हम यहाँ के प्रशासन के साथ बोल के करा के हम लोग पोस्टमार्टम दोबारा करवाएंगे और निष्पक्ष जांच करवाएंगे। क्योंकि उन्होंने वहां पे सबको खरीद रखा था, सबको, सब उनके सपोर्ट में थे। पुलिस वाला, कांस्टेबल, डिप्टी कलेक्टर सब उसके सपोर्ट में थे। और वो हमको खुला चैलेंज दे रहा है कि मेरे जो दादा थे वो किसी के साथ रहते थे। बोले तुम डरना मत, तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि मेरे दादा की कहाँ तक पहुंच थी। वो लोग एक बार फोन करके हम लोगों को नहीं पूछे। लड़के ने हमको एक बार फोन नहीं किया कि जी निधि की डेथ हो गई, या पापा आप भी मेरे पापा हो, आप भी मेरी मम्मी हो। एक बार किसी का हमारे पास कोई कॉल नहीं है। ये सोची समझी साजिश है। और गोवा पुलिस ने और गोवा गवर्नमेंट ने हमारा कोई साथ नहीं दिया कहीं से कहीं तक भी। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो वहां पे हंस रहा था और बोल रहा था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने पूरा एक तरफा उसने फैसला दे दिया। सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, हरियाणा में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, और गोवा में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। जो ये लोग कहते थे कि हम जो है आपका हर जगह सहयोग करेंगे, हम किसी को रिश्वत नहीं लेने देंगे, लेकिन पूरा गोवा प्रशासन इस तरह से बिक गया कि उन्होंने हमें जरा सा भी सहयोग नहीं किया। हमको जस्टिस चाहिए। उसकी पूरी फैमिली फरीदाबाद छोड़ के भाग चुकी है, उसका नंद, नंदोई, सास, ससुर वो लोग सब भाग गए। हमको चाहिए जस्टिस, क्योंकि यहाँ पे ना वहां की पुलिस ने सुना ना यहाँ की पुलिस ने सुना। तो हमको जस्टिस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए।
और ये बंदा अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये आज हमारी के साथ हुआ, कल को किसी दूसरे के साथ करेगा।